थी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु पास। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नेपाल की संसद में घुसे जेन जेड प्रदर्शनकारी, पुलिस की हवाई फायरिंग, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पर खिलाफ बवाल। जम्मू के कुलगाम में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ लड़कर का एक आतंकी मारा गया, 3-4 अब भी छिपे। कल हिमाचल का दौरा करेंगे पीएम मोदी, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। उपराष्ट्रपति चुनाव कल, इस बार मुकाबला करीबी आज सांसदों का। मॉक पोल ट्रेनिंग, चुनाव में शामिल नहीं होगी केसीआर की पार्टी। भारत बनाएगा अमेरिका, रूस, इजराइल जैसी स्पेशल फोर्स, ये दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगी। ज्वाइंट और थ्योरी की ब्लूप्रिंट तैयार। हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर लैंडस्लाइड, लोहे का ढांचा क्षतिग्रस्त। पंजाब में 296.4 mm से ज्यादा बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। नेपाल में हंगामा और बड़ा बवाल हुआ है। आपको बता दें, फेसबुक, इंस्टा और एक्स, यूट्यूब बैन पर वहां पर बवाल हो गया। फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब के बैन पर बवाल। बैन के खिलाफ संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सड़कों पर उतरे जेन जेड प्रदर्शनकारी। बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन। संसद में घुसने की भी कोशिश, पुलिस। हंगामे और बवाल में एक की मौत, 70 यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। अहम जारी और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नेपाल में हंगामा और बड़ा बवाल हो गया है। आपको बता दें, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब के बैन पर वहां पर बड़ा बवाल हो गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बैन के खिलाफ संसद में प्रदर्शनकारी घुसे थे। सड़कों पर उतरे जेन जेड के प्रदर्शनकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी कर रहे हैं प्रदर्शन। संसद में घुसने की कोशिश में पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल में हंगामा और बड़ा बवाल हो गया है। जेन जेड के प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की है, जिसकी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें एक की मौत और 70 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। संसद में घुसने की कोशिश, जिसमें पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक की मौत और 70 लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और इन जेन जेड के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प का स्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें 70 लोग घायल हो चुके हैं और एक की इसमें मौत बताई जा रही है। बैन के खिलाफ संसद में घुसने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसके कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक की मौत और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई, जिसमें एक की मौत और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब के बैन पर लगातार वहां पर बवाल जारी है। पुलिस और जेन जेड के प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसमें एक की मौत हुई और 70 लोग
यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने का प्रयास किया, जिसकी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें एक की मौत और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, फेसबुक, इंस्टा, एक्स के खिलाफ बैन में सड़कों पर ये जेन जेड के प्रदर्शनकारी उतरे और उन्होंने संसद में घुसने का प्रयास किया, जिसके कार्रवाई में पुलिस की तरफ से इन पर फायरिंग की गई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत बताई जा रही है। इसके साथ ही 70 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जेड के प्रदर्शनकारी लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद में घुसने की भी उनकी तरफ से कोशिश की गई है। हंगामे में एक की मौत बताई जा रही है और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जेन जेड के प्रदर्शनकारी और पुलिस सुरक्षा बलों के बीच यहां पर झड़प हुई है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तरफ से संसद में घुसपैठ की तैयारी चल रही थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई ने पुलिस की तरफ से उनके ऊपर फायरिंग भी की गई, जिसमें प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 70 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टा से यूट्यूब के बैन पर वहां पर बवाल हो गया है। बैन के खिलाफ संसद में प्रदर्शनकारी कुछ घुस गए थे, इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी यहां पर फायरिंग की गई और लाठियां लगातार प्रदर्शनकारियों के ऊपर भांजी जा रही हैं। वही इस पूरे प्रकरण में अब तक 70 लोग घायल हो चुके हैं और इसमें एक की मौत, जानकारी के अनुसार इसमें एक की मौत भी बताई जा रही है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको नेपाल से बता रहे हैं, जहां हंगामा और बड़ा बवाल हो गया। यहाँ पर जेन जेड के प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसपैठ की कोशिश की, जिसकी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक की मौत और 70 लोग इसमें पूरे प्रकरण में घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, भ्रष्टाचार और इस बैन के खिलाफ प्रदर्शनकारी, जेन जेड के प्रदर्शनकारी लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के बैन पर लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वही प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर भी पथराव, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारियों की तरफ से सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव भी किया जा रहा है। इसके साथ संसद में घुसने की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत बताई जा रही है, जबकि 70 लोग इसमें पूरे प्रकरण में घायल होते बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब के बैन पर लगातार वहां पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बैन के खिलाफ संसद में कुछ प्रदर्शनकारी घुसे, इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और फायरिंग की गई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत और 70 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव भी किया जा रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज
किया गया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं और एक की इसमें मौत बताई जा रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, एक्स का बैन पे लगातार जेन जेड के प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद में घुसने का भी उनकी तरफ से प्रयास किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही एक की मौत भी बताई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी बेकाबू होते वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और हालात भी बेकाबू होते वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, बैन के खिलाफ संसद में प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए, जिसके बाद कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और फायरिंग भी की गई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और फिलहाल 70 लोग, जानकारी के अनुसार 70 लोग इस पूरे प्रकरण में घायल बताए जा रहे हैं। बैन के खिलाफ लगातार नेपाल में बड़ा हंगामा और बवाल जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प यहां पर देखी जा सकती है। वही प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव भी किया जा रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी उन पर लाठीचार्ज कर रही है। पटियाला जिले के नभा के पास दुलड़ी गांव में सोमवार सुबह एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बस छात्रों को स्कूल ही ले जा रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने से बस सड़क के किनारे में गिर गई। हादसे के बाद जब बस में कई छात्र सवार थे, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, जिसमें एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा ड्राइवर की लापरवाही और खराब रास्ते के कारण हो। एक बहादुर छात्र ने शीशा तोड़कर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित बच सके। वही घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस पुलिया को बस गुजरी थी वहां मिट्टी नहीं डाली गई थी, जिससे बस फिसल गई। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी देर से पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों और अभिभावकों में काफ़ी नाराजगी देखी गई। लोगों ने हादसे की जाँच और जिम्मेदारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर तरना तारन से है, जहां जामाराई गांव में नशे में ओवरडोज से 2 भाइयों की कोनी और गोपी की मौत हो गई। परिजनों ने किसी व्यक्ति द्वारा नशीला पदार्थ दिए जाने की आशंका जताई। लोगों का कहना है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी नशा कारोबार पर विराम नहीं लग रहा है, जिससे एक और नशे की लती होकर युवा पीढ़ी में मौतें हो रही। वहीं कई बार इसी तरह के नशे की ओवरडोज से भी मौत का कारण बनती जा रही है। डीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि मामले की जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों से किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। रमन ने उठ तो ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ 8 ਤੋਂ 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 3
ਰਮਨ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮਾਨੇ ਛੱਡਿਆ
मैंने 8 था मिस्त्री ला के पानी ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੜਾ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पंजाब में के बाद राजनीतिक मंच पर तीखी बहस शुरू हो गई। पटियाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक राज अभियान के नेता डॉक्टर मंजीत सिंह रंधावा और पंजाब विद्यार्थी परिषद के नेता यादविंदर सिंह ने भखाड़ा व्यास प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर रंधावा ने कहा है कि भागड़ा और नंगल डैम पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन बीबीएमबी समय पर पानी ने नहीं छोड़ा। उसने इसे प्रशासनिक चूक की पंजाबियों को कमजोर करने की साजिश बताया। यशविंदर सिंह ने सरकारों को जन सुरक्षा में विफल बताते हुए बीबीएमबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इस बयानबाजी के बीच बीबीएमबी और पंजाब सरकार के बीच जल प्रबंधों को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। हाल ही में बीबीएमबी ने भाखड़ा डैम की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की और पंजाब पुलिस पर असहयोग का आरोप लगाया। डॉक्टर रंधावा ने चेतावनी दी है, यदि सरकारें इस लापरवाही पर सख्ती कार्रवाई नहीं करती है तो जनता का आक्रोश और बढ़ेगा और ये बयान बाढ़ राहत और जल प्रबंधन को लेकर राजनीतिक दबाव और तेज कर सकता है। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਜਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात की विस्तार से जानकारी। उन्होंने बताया सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया जिससे अब तक 2,897 गांव और 1,59,738 किसानों के साथ 9,96,701 एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य प्राथमिकता के आधार पर चल रहे हैं। 3 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि जिलों को तत्काल राहत के लिए स्वीकृत की गई है। मकान ढहने से 12 लोगों की मौत पर शोक जताते हुए 48 लाख रुपए अनुग्रह सहायता जारी की। उन्होंने कहा है कि प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा, सूखा की आपूर्ति और मकानों की भरपाई के लिए सर्वे जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर बनाए गए और 376 शिविर सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। सभी विधायक 1 महीने का वेतन राहत कोष में देंगे और अधिकारियों से भी स्वेच्छा से योगदान देने की अपील की गई है। खबर अंबिकापुर से, जहां छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकारियों ने सरकार की नीति और 25 कार्यकर्ताओं की बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक त्यागपत्र सौंप दिया। अंबिकापुर में सीएमएचओ ने 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा सौंपा, जबकि प्रदेश भर में 13 के 16,000 से अधिक
एनएचएम कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल और 22 दिनों जारी हड़ताल के चलते शासकीय अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। ओपीडी, प्रसूति सेवाएं, टीकाकरण और पैथोलॉजी जैसी जरूरी सेवाएं वहां पर ठप है। मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी भी बढ़ रही है। एनएचएम कर्मचारी संविलियन वेतन वृद्धि और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। सरकार ने कुछ मांगे पर सहमति जताई, लेकिन 27% वेतन वृद्धि और स्थायीकरण पर स्पष्ट निर्णय न होने से नाराजगी अभी भी बनी हुई है। इस सामूहिक इस्तीफे ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। साढ़े 3 साल से इस नौकरी पे पदस्थ और कार्यरत हूँ। आज सामूहिक इस्तीफा दिए हैं सीमोचो में, उसको क्या कितने लोग दिए हैं? जी, तो कुल हमारे जो साथी हैं वो 590 हैं। तो 590 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है और ये इस्तीफा हमारे सरकार को डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो 25 साथी थे हमारे साथ जो इस हड़ताल में सम्मिलित थे, बिना शासकीय कार्य को कंप्लीट किए उन्होंने उनका टर्मिनेशन लेटर दे दिया। तो हम उनके समर्थन में हैं कि हमारे लिए टर्मिनेशन, हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए टर्मिनेशन लेटर्स ना दिया जाए, बल्कि ये जो विशेष मुद्दा है हमारे हड़ताल का, बल्कि इस पे ध्यान दें। तो जिले से 590 एनएचएम कर्मचारी लोग सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। हमारे कार्यालय के जो हमारे प्रांतीय टीम थी उनका बर्खास्तगी का जब राज्य शासन ने आदेश निकाला, इसके वजह में हम 33 जिला से सभी लोग 16,000 कर्मचारी इस्तीफा दिए हैं, जिसमें सरगुजा जिले से 590 लोग आज सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। आज स्वास्थ्य व्यवस्था अस्पतालों में पूरी तरह चरमरा गई है और किसी प्रकार से आम जनता को से संबंधित कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर की पहली महिला विधायक और समाजसेवी स्वर्गीय रजनी ताई उपासने के निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रजनी ताई जनसंघ परिवार की प्रमुख सदस्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने की पूज्य माता दी थी। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा है कि रजनी ताई का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी सादगी, साहस और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई। आपातकाल के कठिन दौर में जब उनके 3 पुत्र मीसा में गिरफ्तार हुए, तब उन्होंने धैर्य, मुखरता और परिस्थितियों का सामना किया और मुख्यमंत्री ने उनके जीवन पर प्रेरणादायी अध्याय बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता और परिजन भी उपस्थित रहे। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां करही ग्राम पंचायत के लापता उप सरपंच महेंद्र बघेल का सुराग अभी तक नहीं लगा। इससे नाराज ग्रामीणों ने बिर्रा मुख्य मार्ग पर जाम लगे वाहनों का आवागमन ठप कर दिया। गुमशुदगी के 34 घंटे बीत जाने के बाद भी उप सरपंच की ना कोई जानकारी मिल पाने से कारण हत्या की आशंका ग्रामीण वहां पर जता रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हत्या के बाद शव नदी में बहा दिए जाने की संभावना है, इसलिए सरपंच का सुराग नहीं लग पा रहा। बता दें, उप सरपंच 6 सितंबर की रात करीब 10 बजे से ही लापता है। इधर पुलिस दावा कर रही है कि उप सरपंच की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। साथ ही अब तक हिरासत में लिए गए आधा दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। अहम जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की हापुड़ में छापेमारी की गई है। आपको बताते चले, लाल किला के पास कलश चोरी मामले पर पुलिस ने छापेमारी की है। लाल किला के पास कलश चोरी मामले में पुलिस का छापा
वहां पर मारा गया है। हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। भूषण वर्मा के घर में जांच के लिए पहुंची हापुड़ पुलिस। करोड़ों का कलश चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा यहां पर छापेमारी की गई है। लाल किले के पास करोड़ों का कलश चोरी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने यह छापेमारी की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने हापुड़ में दबिश भी दी। वहीं भूषण वर्मा को इस पूरे प्रकरण में हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उस पर पूछताछ की जा रही है। भूषण से धातु का कलश भी पुलिस ने बरामद कर लिया। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। हापुड़ पुलिस जांच के लिए भूषण वर्मा के घर पहुंची। वहां पर पुलिस ने दबिश दी और उसे गिरफ्तार किया और साथ ही दिल्ली पुलिस ने वैशाली कॉलोनी में भी दबिश दी है। दिल्ली पुलिस की हापुड़ में छापेमारी। लाल किला के पास कलश चोरी के मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी भूषण वर्मा के घर जांच के लिए हापुड़ पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। करोड़ों का कलश चोरी होने के मामले में पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, लाल किले के पास कलश चोरी हुआ था, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने हापुड़ पर जाकर दबिश दी और आरोपी भूषण वर्मा को हिरासत में ले लिया। खबर बता रहे हैं आपको ग्रेटर नोएडा से, जहां भाभी को छोड़ने पर भाई ने भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें, वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करता था मृतक, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, समझाने के बावजूद नहीं रुकी उसकी हरकतें। बढ़ा तनाव, पत्नी को परेशान देख आरोपी ने उठाया खौफनाक कदम। भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करता था युवक, जिसके बाद समझाने के बाद भी अपनी हरकतों से वह बाज नहीं आया और घर में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद एक खौफनाक कदम उठा लिया। वही पत्नी को परेशान देख आरोपी ने एक खौफनाक कदम उठा लिया और भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें, भाई की हत्या करके उसके शव को आरोपी ने नाले में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद करके आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। बिसलक थाना क्षेत्र के एमनाबाद में यह सनसनीखेज घटना बताई जा रही है। पारिवारिक कलह भाई भाई के बीच में दरार का कारण बना, जिसके बाद भाई ने अपने भाई का कातिल बन गया और वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करता था, अपनी भाभी से अश्लील बातें करता था, जिसके गुस्साए भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें, समझाने के बावजूद भी ये हरकतें नहीं रुक रही थी, जिसके बाद ये भाई ने अपने भाई के खिलाफ ही एक खौफनाक कदम उठा लिया है। भाई की हत्या करके उसका शव नाले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और पुलिस को के द्वारा एक हत्या के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम इकरार है और उसने एक नसीम नाम के व्यक्ति की गला दबाकर हत्या की थी। दोनों चचेरे भाई भी हैं। अभियुक्त को शक था कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। इस शक के चलते उसने अब मृतक की हत्या कर दी। अभियुक्त के पास से मृतक के मोटरसाइकिल की चाबी और कई सारे आइडेंटिटी कार्ड बरामद भी हुए हैं। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मान्यता और प्रदेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं। प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीमें गठित की जाएंगी, जिसमें प्रशासन, पुलिस और सेवा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सभी संस्थानों को शपथ पत्र देना भी अनिवार्य होगा। वे केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित करें। बिना मान्यता वाले कोर्स पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और छात्रों को पूरा शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा।
जांच की समेकित रिपोर्ट 15 दिन में शासन को सौंपनी होगी, जिसकी निगरानी मंडलायुक्त करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री 11 लाख शिक्षकों और उनके 60 लाख परिजनों को दिवाली से पहले कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया है। यह सब पूरी तरह से निःशुल्क होगी। किसी भी पात्र शिक्षक को कोई भी अंशदान नहीं करना पड़ेगा। इसमें बेसिक, उच्च प्राथमिक शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और पंजाब, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के प्रभावित लोगों के राहत सामग्री के वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। इस बारिश के चलते यूपी सहित कई राज्यों में बाढ़ का व्यापक असर देखा गया है। मुख्यमंत्री का दौरा राहत कार्यों को गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, जिस प्रकार से रामस्वरूप में डिग्री को लेकर के, मान्यता को लेकर के काफ़ी विवाद देखने को मिला, जिसमें लाठीचार्ज भी हुई। वहीं पर आज मुख्यमंत्री जी ने जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं सबकी जांच कराने की बात कही है। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से आज महाविद्यालयों की, विद्यालयों की, स्वयं पोषित विद्यालयों की एक जांच कराने के लिए, क्या लगातार ये शिकायत आ रही है बहुत लंबे समय से कि कुछ विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त कराए प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं। उन सब की ऐसे विषय पर जांच बहुत ज़रूरी है। आते मुख्यमंत्री के इस निर्णय का बहुत स्वागत भी है। और जो ठीक काम करते हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, उनको भी इससे बल मिलेगा। और जो इस आड़ में कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, फर्जी काम करते हैं, बिना मान्यता की डिग्री बांटने का काम करते हैं, ऐसे सब पर कार्रवाई होगी। तो मुझको लगता है एक अच्छा निर्णय मुख्यमंत्री जी का है, और जिससे भविष्य भी छात्रों का सुधर पाएगा और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो सकेगी। तो उसे जल गंगा जी के द्वारा, यमुना जी के द्वारा या अन्य नदियों के द्वारा जब आता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्थिति बाढ़ की हो जाती है। उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण है। मैं भी कल बिजनौर जाने वाला हूँ। लगातार वहाँ की समीक्षा कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में जाने के या बातचीत करने के या समीक्षा करने के लिए निर्देशित करने का काम किया है कि उसकी देखें कहीं बाढ़ की स्थिति होती है तो यथासंभव वहाँ पे चाहे सामग्री बांटने का विषय हो, चाहे कोई मदद करने का विषय हो, जाकर के फिजिकल उस पर कार्रवाई करें। उस नाते मुझको भी बिजनौर जाना है। आते मुख्यमंत्री स्वयं बिजनौर जा रहे हैं और सहारनपुर जाकर के पंजाब के लिए राहत सामग्री का वहाँ से गाड़ी रवाना करेंगे। पूरा हिंदुस्तान एक है, वहाँ के रहने वाले सब लोग हमारे अपने हैं। कोई भी असुविधा होती है तो सरकार उसके लिए तत्पर है। आते मुख्यमंत्री उसके लिए गंभीर हैं। आते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी प्रदेशों को उनकी समीक्षा करा करके उनके लिए राहत पैकेज भेजने का काम कर रहे हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी सरकार उसके लिए मदद के लिए। जी, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो है रामस्वरूप का मामला सामने आने के बाद जब मान्यता की बात सामने आई तो उसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने जो है सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों की जांच की बात की है। शिक्षक और रसोइयों के लिए दिवाली में सौगात दी जा रही है, जो उनको इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार से देखा जाए दूसरे राज्यों को भी उनके द्वारा मदद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है दी जा रही है, जहां पर लोग बाढ़ पीड़ित हैं। तो कह सकते हैं कि हर पहलू को जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा ध्यान रखते हुए जो है एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। दिवाली से पहले गौतम बुद्ध नगर जनपद में अवैध पटाखा निर्माण की गतिविधियां तेज हो गई। कमिश्नर के निर्देश पर दादरी थाना पुलिस ने बेड़ाकी गांव स्थित एक निर्माणाधीन मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से राम, लखन, आजाद और राजेंद्र को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी शातिर तरीके से पटाखों का निर्माण कर नोएडा और एनसीआर में सप्लाई की तैयारी कर रहे थे। वही छापेमारी के दौरान 1500 किलो विस्फोटक सामग्री, पटाखा बनाने के उपकरण और बड़ी मात्रा में तैयार पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मुखबिर की सूचना पर एकत्र हुए थे और एक सप्ताह से फैक्ट्री चला रहे थे। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक के बावजूद ये लोग चोरी छुपे निर्माण कर अधिक दामों में बेचने की योजना बना रहे थे। वहीं इस कार्रवाई से पहले ही बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड वाले अनार पटाखे की 1000 किलो खेप बरामद की गई। पुलिस ने मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी हुई है, जिसके बाद उन पर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जालौन जिले में आयोजित पीईटी परीक्षा के दौरान प्रशासन ने 2 मुन्ना भाइयों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पहला आरोप प्रयागराज निवासी अजीत कुमार राज का
बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार हुआ है। जांच में सामने आया है कि अजीत पहले से ही अलग अलग नामों से परीक्षाएं दे चुका है। वही दूसरा आरोपी बिहार निवासी मनोज कुमार को उरई एंट्रीज पब्लिक स्कूल से पकड़ा गया। यह धर्मेंद्र कुमार के नाम से परीक्षा दे रहा था। आपको बता दें दोनों मामलों में बायोमेट्रिक और दस्तावेजी की जांच में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। भाई जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने पुष्टि की है कि दोनों के संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नकल या फर्जी परीक्षार्थियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है। ये 2 दिन की परीक्षा थी और 7 का, और इसमें 4 पालियों में परीक्षा थी। परीक्षा जो है सभी 16 केंद्रों पर सकुशल नकलविहीन पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई है। शांति व्यवस्था रही। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल अधिकारी, स्टेटिक मजिस्ट्रेट सभी लोग लग करके परीक्षा को संपन्न कराए हैं। और 2 जगह जो है वो 2 संदिग्ध जो है अभ्यर्थी उसमें पकड़े गए हैं, जिनकी की जाँच पड़ताल करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर के रावली बैराज के पास गंगा नदी ने इलाके से तटबंध की ओर रुख कर लिया। इलाके में कटान शुरू हो गया। रविवार सुबह से हुए कटान में तटबंध के ऊपर बनी पक्की सड़क नदी में समा गई। तेज बहाव के चलते दर्जनों गांव, हजारों हेक्टेयर जंगल की बाढ़ की चपेट में आ। सिंचाई विभाग प्रशासन ने 24 घंटे राहत और बचाव कार्य शुरू कर रखा है। जेसीबी से मशीनों की मदद से पत्थरों और पेड़ों को तटबंध डाला जा रहा है ताकि कटान को रोका जा सके। वही मौके पर सैकड़ों मजदूर, अधिकारी और भीड़ जुटे हुए हैं। सिंचाई विभाग के चीफ एम बंसल ने बताया कि वायर क्रेट, बोल्डर और पेड़ों की मदद से कटान को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जैसे पेड़ बहे ना, और ये रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। जिस गति से पानी हरान कर रहा है तो उसमें बोल्डर काफ़ी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर के आ रहे हैं नंबर। नहीं तो जाल क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल ये रे पीछे खड़ा, ये जाल इधर सारे हम देख रहे हैं। नहीं जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाए। बड़ी खबर आपको इस बीच की बता रहे हैं, शाहजहांपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। शाहजहांपुर में खन्नौत नदी में युवक कूद गया है। बाइक की टंकी पर लिखा घर का नंबर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। राहगीरों की सूचना पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है और युवक की बाइक की टंकी पर लिखा घर का नंबर। नाटकीय ढंग से युवक राहगीरों की सूचना पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है और युवक को तलाशा जा रहा है। आपको बता दें यही घटना से नदी के किनारे भीड़ जुट गई है। नाटकीय ढंग से शाहजहांपुर में खन्नौत में युवक ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद वो लापता है। पुलिस की तरफ से लगातार रेस्क्यू टीमें युवक की तलाश कर रही हैं और पुलिस पर भी मौके पर पहुंची है। आपको बता दें टंकी पर घर का एड्रेस लिख कर उसने छलांग लगा दी। वही राहगीरों की सूचना पर उसका सर्च ऑपरेशन जारी है। बाइक की टंकी पर लिखा घर का नंबर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें राहगीरों की सूचना पर वहां पर युवक को लगातार रेस्क्यू तलाश जारी है।
आपको बता दें घटना से इलाके में हड़कंप जैसा माहौल है। गोताखोर और पुलिस बल की टीमें लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई हैं। फिलहाल अभी तक युवक की कोई भी तलाश नहीं हो पाई है। आपको बता दें बाइक की टंकी पर युवक ने अपने घर का नंबर लिखा है। इसके साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें राहगीरों की सूचना पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और युवक की तलाश की जा रही। फिलहाल अभी तक युवक को तलाशा नहीं जा पाया है। आपको बता दें बाइक की टंकी पर युवक ने अपने घर का नंबर लिखा है। वहीं मौके पर वहां पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेरठ से आपको बता रहे हैं अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ऊर्जा मंत्री की शिकायत के बाद डीएम ने इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी करेगी अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जांच। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। आपको बता दें राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था। आपको बता दें हर बिंदुओं को बारीकी से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ मुस्लिमों को प्लॉट और मकान बेचने का यहाँ पर बड़ा आरोप लगा हुआ है। आपको बता दें अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री पर बैन का आरोप, जिस पर अब अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री के बैन मामले में अब बड़ा आदेश जारी हुआ गया। आपको बता दें ऊर्जा मंत्री की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते भाई मामले में 3 सदस्यों की कमेटी करेगी अब्दुल्ला रेजिडेंसी की मामले की जांच। आपको बता दें राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ मुस्लिमों को प्लॉट और मकान बेचने का एक गंभीर आरोप लगा था। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर हिंदुओं की एंट्री बैन पर अब कार्रवाई होने रही। इसमें आपको बता दें ऊर्जा मंत्री की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के इस मामले में आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही 3 सदस्यों की कमेटी करेगी अब्दुल्ला रेजिडेंसी मामले की जांच। हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ मुस्लिमों को प्लॉट और मकान बेचने का गंभीर आरोप लगा है। देखिए 2017 से पहले जब हम लोग मेरठ की बात करें तो मेरठ की पहचान पूर्ववर्ती सरकारों ने एक दंगे के शहर के रूप में कर दी, जबकि 1857 की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से जिन लोगों को संरक्षण दिया तो मेरठ का माहौल बना। ये दुखद है। इस तरह की घटना जैसी जानकारी में आया है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से जहाँ पर हमारा 5th फेज जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जो हम लोग विकास की जहाँ पर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, यानी हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। कल ही ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जो बातें आप कह रहे हैं कि उस सोसाइटी में धर्म विशेष के लोगों को ही प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है और कुछ और बातें हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर इच्छा और एससी आवास विकास परिषद की एक ज्वाइंट कमेटी बना दी है। इसमें कि सीओ रैंक के एक पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया है और इन तीनों लोगों की कमेटी जो है सर सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। 5-6 बिंदु हैं और जांच करने के बाद एक मैंने रिपोर्ट मांगा है। उसके बाद जो भी निकल गया उसके संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई। हिंदुओं की एंट्री है, मैं हूँ और एक नितिन यादव है हमारे स्टाफ, और गुप्ता भी हैं काफ़ी सारे, और दूसरी बिरादरी के भी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। कितने एरिया में ये लगभग 1700 स्क्वायर मीटर के आसपास है। क्या क्या है इसमें? इसमें विला है और कमर्शियल है।
और प्लॉटिंग है जी। नहीं, यहाँ पे सबकी एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव शर्मा मेरठ से जुड़े। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे खबर को लेकर जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मेरठ के करीमनगर स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने की है। डीएम ने पूरे मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है जो पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि जो रेजिडेंसी पक्ष है उसका कहना है कि कोई भी इस तरीके का मामला नहीं है, कोई भी समुदाय का व्यक्ति रेजिडेंसी में प्लॉट खरीद सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन पूरे मामले में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने पत्र लिखकर डीएम से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल जो 3 सदस्यीय टीम है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और 1 हफ्ते बाद पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो डीएम के सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से अब्दुल्ला रेजिडेंसी में आरोप लगे हैं कि वहां पर केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति ही प्लॉट खरीद सकता है, हिंदुओं की एंट्री बैन की गई है, उससे कहीं ना कहीं हिंदू समाज में और हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश है। कहीं ना कहीं जो बड़ी कार्रवाई है वो करने की मांग हिंदू संगठन के लोग करते आ रहे हैं। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री ने भी कार्रवाई कराने की बात पूरे मामले में कही है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में आखिर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। शुक्रिया राजीव, जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 सदस्यों के मामले में अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जांच होगी। आपको बता दें, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, जिसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और मामले की जांच की गई है। गंभीर आरोप लगाते हुए रेजिडेंसी के ऊपर हिंदुओं को प्लॉट ना देने की गंभीर आरोप लगाए गए और उसके साथ ही हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच होगी। सिर्फ मुस्लिमों को प्लॉट बेचने का आरोप अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर लगाया गया है, गंभीर आरोप लगाया गया है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां सहावर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने ससुर और देवर पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। बता 7 सितंबर को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही वीडियो की मार खाते दिख रही महिला फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन बताई जा रही है, जिसकी शादी 17 साल पहले सहावर रविंद्र से हुई थी। पीड़ित रीना का आरोप है कि अपने कमरे में नहा रही थी। इस दौरान के देवर गिरीश और ससुर लक्ष्मण सिंह उसके ऊपर वीडियो बना रहे थे, जिसका विरोध करने पर दोनों ने गाली और मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही ससुर ने लाइसेंसी राइफल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। वही देवर गिरीश सरिये और चाकू से पीड़िता पर हमला कर दिया। जैसे जान बताकर पीड़िता ने पहुंचकर मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस के द्वारा आगे की जांच की जा रही है। जो मेरे संग गद्दारी करी तो काहे के लिए छोड़ा? इन खड़े मार खाए मार खान के लिए खड़े मार 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 और खाली मार 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 मारो हम वो मरे मार रोक नहीं पाए। हम नहीं रुके हैं। जो मेरे संग गद्दारी करी तो काहे के लिए छोड़ा? इन खड़े मार खाए मार खान के लिए खड़े मार 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 और खाली मार 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 हम वो मरे मार रोक नहीं पाए। हम नहीं रुके हैं। जो मेरे संग गद्दारी करी तो काहे के लिए छोड़ा? इन खड़े मार खाए मार खान के लिए खड़े मार 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 और खाली
मार वो मरे मार रोक नहीं पाए हम नहीं रुके हैं क्यों रोके जो मेरे संग गद्दारी करी तो काहे के लिए छोड़े इन खड़े मार मार खान के लिए खड़े मार 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 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एमएस मॉल और इजी मार्ट के मालिक उस्मान अली और उसके साले गौहर अली के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि दोनों ने एक मॉल में कार्यरत युवती का यौन शोषण किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि मॉल मालिक की पत्नी सनम उसे आलीशान जीवन का लालच देकर धर्म के लिए प्रेरित भी करती थी। वहीं युवती ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत से मिलकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच का जिम्मा अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के सौंपा गया। जांच में आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने मामले में गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का पीड़िता को भरोसा दिलाया है। कोतवाली देवरिया क्षेत्र अंतर्गत वादिया द्वारा शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जहां पर वह काम करते थे कतिपय आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण में थाना कोतवाली पर समुचित धाराओं में निगरानी किया जा रहा है। साक्ष्यानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जहानगंज थाना क्षेत्र में सोदों द्वारा एक विवाहितों को पेट्रोल डलाकर जान से मार डालने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया और थाना क्षेत्र की झिझकी गांव निवासी बलराम सिंह ने 2013 में अपनी पुत्री निशा सिंह की शादी जिलापुर कोतवाली मोहम्मदाबाद निवासी अमित चौहान के साथ की थी। मृतका का पति दिल्ली में नौकरी करता था, जबकि निशा सिंह फतेहगढ़ के कोतवाली क्षेत्र नेकपुर 84 में किराए के मकान में अपने पुत्र रुद्र चौहान के साथ रहती थी। पीड़ित पिता बलराम सिंह ने आरोप लगाया कि कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के जैतपुर गांव निवासी एक युवक लगातार पुत्री निशा पर बातचीत करने का दबाव बनाकर उसे परेशान करता था। शनिवार को निशा दवा लेने दरियागंज से वापस लौट रही थी। इसी दौरान थाना जहानगंज क्षेत्र के कुंदन गणेशपुर गांव के पास बेटी को परेशान करते आ रहे सोहदे ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर उस पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में PIG उसे रेफर किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान निशा की मौत हो गई। आपको बता दें, तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी पर कार्रवाई कर रही है। एग्जाम दे दिया गया जब डॉक्टर के यहाँ पहुँची, जली हुई पहुँची। अच्छा जी। कब शादी हुई थी इनकी? 11 जुलाई 2013 को। 2013। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम झिझकी उठकर जाना जिला फुटबॉल थाना में। अच्छा, क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हमारी लड़की को न्याय मिले, जिन दोषियों जिन्होंने जलाया है। अच्छा। बांदा जिले में ग्राम रोजगार सेवकों ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित ई-क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगाने का विरोध जताते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि यह कार्य राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, जबकि उन्हें बिना सुरक्षा और संसाधनों के बीच तकनीकी कार्य में लगाया जा रहा है। सेवकों ने स्पष्ट किया है कि उनकी नियुक्ति मनरेगा योजना से संबंधित कार्यों के लिए हुई थी, न कि क्रॉप जैसे सर्वे जटिल कार्यों के लिए। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि उन्हें ड्यूटी से मुक्त नहीं किया गया तो वह कार्य बहिष्कार। ग्राम रोजगार सेवकों ने बताया कि उनके पास उचित गुणवत्ता वाले मोबाइल फ़ोन, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई अन्य सुविधा मौजूद नहीं है, जिससे उन्हें लगातार तकनीकी व्यक्तिगत जोखिम का सामना करना पड़ता है। लगभग जनपद जो 90% से ज़्यादा है, सब काम सब कोई करता है। हम लोग भी कई काम करते हैं जो हमारे उसमें। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए K न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।